Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब। आज के टॉपिक हम एक्सरे ट्यूब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम एक्सरे ट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें इसमें 10 से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर खूब सारे टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे एक्सरे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन हो गया, थर्मियोनिक इमिशन हो गया, लाइन फोकस प्रिंसिपल हो गया, एक्सरे ट्यूब का जो एनक्लोजर है उनके बारे में हो गया, ट्यूब हाउसिंग, जो हाई टेंशन केबल है। उसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है, जैसे एक्सपोजर क्या होता है और जिसका एक्चुअली क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में जो रिलेशन है वो। तो काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमें बने रहना है। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज की क्लास में हम इन तीन चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब के एनक्लोजर के बारे में देखेंगे। कौन से एनक्लोजर होते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैथोड की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, और एक्सपोजर स्विच के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। देखिए, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, और ये मैं पिन करने वाला हूँ कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। देखिए, एक्सरे की आपको पता है एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी? एक्सरे की डिस्कवरी 8 नवंबर 1895 को विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन के द्वारा की गई थी। और तब से ही, जब से इसकी खोज हुई है, इसने मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इसके द्वारा काम हुआ है। इसने पूरी जो मेडिकल की सब कुछ इसने चेंज कर कर रख दिया है। एक्सरे किस तरह से प्रोडक्शन होता है? देखो, एक्सरे का प्रोडक्शन एक एनर्जी कन्वर्जेशन का उदाहरण है, एनर्जी कन्वर्जन का उदाहरण है। कैसे? देखिए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी टारगेट पर आकर टक्कर करते हैं। तो इस टक्कर के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का हीट एंड एक्सरेज के रूप में क्या होता है? कन्वर्जन होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन किस में होता है? हीट और एक्सरेज के रूप में। यानी एनर्जी की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के अंदर रूपांतरण होता है इसके द्वारा। एनर्जी की एक फॉर्म का क्या होता है? दूसरी फॉर्म में रूपांतरण होता है। इसलिए एक्सरे का प्रोडक्शन एक एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो एक्सरे प्रोडक्शन है किसका एग्जाम्पल है? एनर्जी कन्वर्जन का। और इसके अलावा और दो तीन ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें आंसर क्या होता है? एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। कैसे? फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन टारगेट की ओर दौड़ते हैं और बहुत तेजी से टक्कर करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखिए, एक्सरे का जो ग्लास एनवलोप है, एक्सरे का हम इसका कंस्ट्रक्शन देखिए तो एक्सरे होती है, जो एक्सरे ट्यूब होती है, वो एक्सरे ट्यूब किससे घिरी होती है? एक इसका जो बाहर का कवर होता है, जो एनवलोप होता है, वो किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। ग्लास एनवलोप से घिरी हुई होती है। ये ग्लास एनवलोप किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास का बना होता है। ये किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास से। पायरेक्स ग्लास वास्तव में एक ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें, इस ग्लास का, जो पायरेक्स ग्लास है, तो ये बोरोसिलिकेट होता है। ये क्या होता है? बोरोसिलिकेट। और इसको, इसका ब्रांड नेम क्या होता है? पायरेक्स ग्लास। इसको पायरेक्स ग्लास के रूप में इसको इंगित किया जाता है, इसको पायरेक्स ग्लास के रूप में इसको कहा जाता है। सभी अपने वीडियो को म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? तो पायरेक्स ग्लास के रूप में इसको कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये पायरेक्स ग्लास क्यों काम में लिया जाता है। और एक चीज और, इस ग्लास के जो एक्सरे ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है? देखिए, इसका कारण ये है कि ये एक्सरे ट्यूब है। मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। ये फिलामेंट हो गया, और ये क्या हो गया? टारगेट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं? टारगेट के ऊपर बॉम्बार्डिंग होती है, इसमें टक्कर होती है। यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। ये वाला जो दिया हुआ है, ये क्या है? मैं इसको आपको बताता हूँ डिटेल से। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये फॉक्सिंग कप है। इस फॉक्सिंग कप के अंदर फिलामेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट। और ये रोटेटिंग एनोड की डिस्क है, जिसकी ये जो टक्कर है, ये क्या कहलाती है? एनोड कहलाती है। और ये सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से आके यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? आपको ब्लॉक डायग्राम के रूप में यहाँ पे बना दिया मैंने इसको। तो वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है? तो देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से टारगेट की ओर आते हैं। अगर मान लो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया तो यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग जो गैसेज होंगी होती है, जैसे एनवायरमेंटल मान लो इसमें क्या एयर होगी, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इनको सामने क्या मिलेंगे, इनको ये गैस पार्टिकल मिलेंगे। इनको क्या मिलेंगे, गैस पार्टिकल होंगे, जो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है। आप सभी अपने वीडियोज को म्यूट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, ये जो गैस पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन्स इन गैस पार्टिकल से क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे। और आपको पता है जो मेटर है वो अगर किसी जो जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन किसी मेटर से टक्कर करते हैं तो उसके अंदर क्या कर प्रोड्यूस करते हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसका आयनाइजेशन करते हैं, उसमें आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी उस गैस के जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षा के, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से बाहर निकले हैं ये तो कहलाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीच में गैस मॉलिक्यूल से टक्कर करेंगे तो उस गैस मॉलिक्यूल से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब आप देखिए, आपने एक निश्चित एनर्जी का इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से भेजा था एनोड पे टक्कर करने के लिए, तो इसकी एक निश्चित एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर बीच में ये किसी दूसरी गैस के एटम से या जो मॉलिक्यूल से टकरा गया तो उस टक्कर के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ये इस बीच वाले गैस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यानी आपने जिस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भेजा था टारगेट पे पहुंचने तक, वो या तो पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा तो उतनी एनर्जी नहीं रहेगी जितनी आपने फिलामेंट से भेजा था एनोड की तरफ। दूसरी चीज, आपने जो फिलामेंट से एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन भेजे थे, मान लो आपने 100 इलेक्ट्रॉन्स आपने भेजे थे कि जाओ आपको एनोड पर टक्कर करनी है, लेकिन बीच में तो ये दूसरी गैस है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इनसे टकरा गए तो इनसे और इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब ये 100 से क्या होंगे, ज्यादा हो गए। क्या होंगे, 100 से ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। और ये क्या होगी, ये बढ़ गई। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली थी, उनकी संख्या भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और दूसरी क्वालिटी भी चेंज हो गई है। कैसे, क्वालिटी कैसे चेंज हुई, आपने मान लो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी, और वो इलेक्ट्रॉन उसको एनोड पे जाना था, लेकिन बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकरा गया तो कुछ एनर्जी इसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दे दी। उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी देगा तो इसकी एनर्जी कुछ कम होगी। और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो भी अब एनोड की तरफ मान लो मूव करने लग गया, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, और भी कम होगी। यानी इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों परिवर्तित होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जो हमने जो डिजायर्ड थे, जो हमारी इच्छा थी कि हम इतने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए कैथोड से एनोड की ओर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही परिवर्तित इसके अंदर हो चुकी है। तो अगर एक्सल ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, वैक्यूम की कंडीशन में क्या होगा, अगर वैक्यूम होता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, एनर्जी है, उन दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, उस कंडीशन के अंदर अंदर क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकने के लिए। तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है, इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकना ही होता है। तो वो कैसे रोकेंगे, बीच में से आप जो गैस मॉलिक्यूल है या एयर के जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है उन सबको हटा दो, इलेक्ट्रॉन सीधे कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, बीच में कोई भी टक्कर नहीं होने वाली है। तो ये इस तरह से किया जाता है। इसके बाद देखिए, अगर हम देखें एक्सरे ट्यूब के एनक्लोजर की बात करें, जो एक्सरे ट्यूब जो ग्लास जो ये है ट्यूब है, इसके अंदर जो एनक्लोजर है क्या क्या है, तो इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एनोड और कैथोड। इसके अंदर क्या होता है, कैथोड और एनोड होता है। देखिए, जो कैथोड होता है ये एक्सरे ट्यूब का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। और एनोड क्या होता है एक्सरे ट्यूब का, पॉजिटिव टर्मिनल। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये एक्सिल ट्यूब का नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ऑप्शन में होते हैं कैथोड एनोड वगैरह ये, तो आप क्या कहोगे, एक्सिल ट्यूब का जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड।
और पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, मैं आपको ये सारी चीजें जो रियल डायग्राम है जो एक्सरे ट्यूब का उसके आधार पर समझाने वाला हूँ। तो इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये असेंबली, ये क्या कहलाती है? एनोड असेंबली कहलाती है। और ये वाली स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको ये जो रेड इसमें बनाया ड्रॉ किया है, ये वाली क्या कहलाती है? कैथोड असेंबली कहलाती है ना, ये पूरी चीज के अंदर, क्योंकि ये एक सिंगल पार्ट से नहीं बनी होती, ये अलग अलग पार्ट से बनी होती है। इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, जैसे इसके अंदर स्टेम हो गया, ट्यूब डिस्क हो गई, इसका स्टेम हो गया, ये रोटर हो गया, इन सबको मिला के एनोड असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर हो गए, फॉक्सिंग कप हो गया, फिलामेंट हो गया, इन सबको मिला के कैथोड असेंबली कहते हैं। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। एनोड तो हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड हो गया नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्लस के कारण क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर बोम्बार्डमेंट होगा, टक्कर होगी, जिससे यहाँ पे एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। ये इसकी बेसिक मैकेनिज्म होती है एक्सरे की प्रोडक्शन की। ओके, चलिए आगे देखिए। अब एक्सरे ट्यूब कंस्ट्रक्शन के अंदर आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कैथोड के बारे में। हम आज की ट्यूब में इसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो लेने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सरे ट्यूब के अंदर ये वाली जो पूरी असेंबली है, ये कैथोड असेंबली है। इसके अंदर इसको कैथोड कहते हैं। ये कैथोड तीन भागों से बना होता है। इसके अंदर क्या? देखिए, सबसे पहले कनेक्टिंग वायर, जो इस कैथोड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कनेक्टिंग वायर कहलाते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को यहाँ पे सामने से फ्रंट से इसका लुक दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? ये फॉक्सिंग कप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फॉक्सिंग कप। इसके फंक्शन को हम आगे देखेंगे। और इस फॉक्सिंग कप के अंदर ये दो फिलामेंट है जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है एक्सरे ट्यूब के लिए। ये क्या होता है? एक्सरे ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन के सोर्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं से प्रोडक्ट प्रोड्यूस इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए, अगर हम देखें आगे, तो एक एक करके इनको हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सिर्फ कनेक्टिंग वायर के बाद देखिए। तो कनेक्टिंग वायर क्या करता है? कनेक्टिंग वायर जो होते हैं, ये एनोड और कैथोड में, एक साइड में दोनों साइड की बात करूं, ये कनेक्टिंग वायर जो इनको जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एनोड या कैथोड हो सकते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी इनको करंट जो प्रोवाइड करना है, इसके लिए यहाँ पे इन कनेक्टिंग वायर के जरिए जोड़ा जाता है। अब आप देखिए, ये जो ग्लास की ट्यूब है, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर कनेक्टिव वायर इसको भेजते हुए, इसको पियर्स करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए अंदर की ओर जाते हैं। अब आपको ये पता है, आपको मैंने पहली क्लास में बताया होगा कि एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसके कारण जो अंदर के जितने भी ये एनक्लोजर है, ये सारे एनक्लोजर क्या होते हैं? ये हॉट होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये गर्म होंगे, और इसके साथ जो ग्लास एनक्लोजर, ये ग्लास एनक्लोजर भी गर्म होगा। तो आपको ये पता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ है, हर पदार्थ के को गर्म करेंगे तो उन वो गर्म होकर क्या करते हैं? फैलते जाते हैं। वो क्या करते हैं? फैलते हैं। और हर पदार्थ के जो फैलने की जो दर है वो अलग अलग होती है। अगर आप गर्म करोगे, जैसे आप एक छोटी क्लास में हमने एक जो पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया होगा हमने, या पढ़ा होगा कि अगर आप एक कॉपर की रोड है और एक आयरन की रोड है, जो आयरन की रोड है, अगर इनको आप गर्म करते हो, तो कॉपर की रोड है वो अलग दर से फैलेगी, आयरन की रोड अलग दर से फैलेगी। कॉपर की रोड क्या होगी? ज्यादा फैलेगी। आयरन की रोड वो क्या होगी? कम फैलेगी। इसी इसी तरह से अगर गर्म होके जो पायरेक्स ग्लास है वो अलग दर से फैलेगा, और जो कनेक्टिंग वायर है वो अलग दर से फैलेगा। मान लो ये कोई पायरेक्स गिलास है, इस पायरेक्स गिलास के अंदर इस होल से जो आपका जो ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर जा रहा है, तो गर्म होके कनेक्टिंग वायर अलग दर से फैलेगा, और ये होल है, ये जो इसका पायरेक्स गिलास का, ये अलग दर से फैलेगा। यानी इनका इनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा। ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार गुणांक। ये प्रसार गुणांक इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। इनके लिए, जो पायरेक्स ग्लास है उसके लिए, और जो कनेक्टिंग वायर है इसके लिए। इससे क्या होगा? अलग अलग फैलेगा तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। उस स्पेस से एयर अंदर चली जाएगी, और एयर अंदर चली जाएगी तो आपको पता है एक्सरे ट्यूब का वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैक्यूम नष्ट हो जाएगा। वैक्यूम नहीं होगा तो आपका एक्सरे ट्यूब के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या करते हैं? तो इस समस्या के समाधान के लिए करते हैं कि जो एक्सरे जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर और इस पायरेक्स गिलास है, इन दोनों को ऐसे पदार्थ से बनाते हैं। जैसे पायरेक्स गिलास तो मुझको लेना ही है, कनेक्टिंग वायर एक ऐसा काम में लेते हैं जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट या
प्रसार गुणांक है, ये प्रसार गुणांक क्या हो, ये पायरेक्स गिलास के बराबर हो। यानी ऐसा पदार्थ का तार बनाने हैं जिसका प्रसार गुणांक पायरेक्स गिलास के बराबर हो, जिससे गर्म करने पर वो दोनों एक ही अनुपात के अंदर फैले, एक साथ एक ही अनुपात के अंदर वो फैलते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो इनके बीच में जो ग्लास वायर सील है वो ब्रेक नहीं होती है, जो ग्लास और वायर की जो सील है वो ब्रेक नहीं होगी, तो उसके अंदर एयर नहीं घुसेगी और वैक्यूम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए कनेक्टिंग वायर को चूज करते हुए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है किस पदार्थ का कनेक्टिंग वायर इसके अंदर काम में लिया जाता है। सेकंड इसका जो पार्ट होता है वो होता है फॉक्सिंग कप। कनेक्टिंग वायर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। फॉक्सिंग कप, फॉक्सिंग कप किसका बना होता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है इसके अंदर, फिलामेंट। देखो फिलामेंट क्या होता है, मैं दो नंबर चीज के बारे में बता रहा हूँ। फिलामेंट जो एक्सरे ट्यूब के लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है। आपको पीछे मैंने बताया था कि जो एक्सरे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होते हैं और कैथोड पर टक्कर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन, ये फिलामेंट काम करते हैं। देखिए इसमें दो फिलामेंट, एक बड़ा और एक छोटा है। एक बार में एक ही फिलामेंट काम आता है, जो काम आएगा वो गर्म होगा, रेड हॉट होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। किस प्रोसेस से निकलेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह से बिहेव करता है। तो कनेक्टिंग वायर क्या करता है, कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर है वो कनेक्टिंग वायर क्या होता है, वो इस फिलामेंट से यहाँ पे जुड़े होते हैं। जो और ये क्या करते हैं, ये इस फिलामेंट वायर को क्या करते हैं, इसको एम्पीरेज तथा वोल्टेज दोनों प्रोवाइड करते हैं। कितना, एक्सरे ट्यूब के अंदर जो जो वोल्ट एम्पीरेज है, जो धारा है, वो 3 से 5 एम्पियर की उच्च धारा, ये बहुत ही ज्यादा होती है धारा। कितनी धारा काम में ली जाती है, लगभग सर्किट के अंदर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में धारा ली जाती है। 3 से 5 एम्पियर की धारा बहुत ज्यादा मानी जाती है। तथा इसके अंदर वोल्टेज लगभग 10 वोल्ट के करीब लिया जाता है। देखिए ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसको, जो फिलामेंट को क्या करना होता है, इसको गर्म करना होता है। और गर्म करने के लिए क्या होता है पता है आपको, आई इजिकल टू क्या होता है, एच इजिकल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, या आई स्क्वायर आर टी, या वी आर टी। ये तो आई धारा ज्यादा है और इसके प्रतिरोध, इसके समय का गुणांक क्या होगा, ये इसके वोल्टेज या एम्पीयर का गुणांक क्या होगा, इसके जरिए क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, जो जूल के अंदर हीट है उसका प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, उच्च धारा काम मिल जाती है और लो वोल्टेज, यानी 10, लगभग 10 वोल्ट, ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है, लेकिन धारा बहुत ज्यादा, 3 से 5 एम्पियर इसके अंदर काम में ली जाती है। ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगली क्लास में हम टंगस्टन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और बाकी चीजें भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो इसमें जो इसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू से, जिसको इंडिकेट किया जाता है। कैसे होता है, टंगस्टन भी क्या होता है, एकदम थिन वायर के रूप में टंगस्टन काम में लिया जाता है। और कितना पतला, टंगस्टन वायर का जो डायामीटर होता है या जो व्यास होता है, वो व्यास कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 0.2 मिलीमीटर। यानी जो तार लेंगे, उस तार को अगर आप सामने से देखोगे तो इसका व्यास कितना होगा, 0.2 मिलीमीटर इसका व्यास इसका होता है। और इस तार को भी सीधा काम में नहीं जाता, इस तार को भी स्पाइरल या कुंडली के रूप में इसको काम में लेते हैं। किसके रूप में, स्पाइरल या कुंडली के रूप में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका जो टंगस्टन वायर की एक कुंडली या स्पाइरल इसके अंदर यहाँ पे दी गई है। और ये कुंडली है, इसका व्यास भी बहुत कम रखा जाता है, जो कि होता है 0.2 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है व्यास, यानी या इसको आप 2 मिलीमीटर भी कह सकते हो। तो जो तार लिए, तार का व्यास तो 0.2 मिलीमीटर, और इसको जो कुंडली बनाई है, उस कुंडली का व्यास कितना है, उस कुंडली का व्यास 0.2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर उसका व्यास होता है। तो ये जो इसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है कि एक्सरे एक्सपोजर कैसे होता है। एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे का एक्सपोजर के लिए, मतलब किस तरह से आता है, हम स्टेप बाय स्टेप इस पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको स्विच के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो है एक्सरे ट्यूब का जो स्विच है, इसके द्वारा एक्सरे का एक्सपोजर किया जाता है। हम इसको दबाते हैं तो उससे क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोजर स्विच कहते हैं इसको। देखिए इसमें वास्तव में एक स्विच नहीं होती, इसमें दो स्विच होते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें यहाँ लिखा है 2 स्विच है, जिसके अंदर क्या होते हैं, दो स्विच होते हैं, और इनको कंबाइंड कर दिया, एक साथ इनको मिला दिया है। पहले जो पहला स्विच आप प्रेस करोगे, ये क्या होता है, 2 लेवल ऑपरेशन पे काम करता है, यानी इसका ऑपरेशन 2 लेवल पर होता है। आपको पहले पहला स्विच दबाना है, फिर दूसरा स्विच दबाना है।
आप पहले स्विच एक साथ अगर दबा दोगे तो भी ये एक 1 to 1 काम करेंगे। पहला पहला स्विच ऑपरेट होगा, फिर दूसरा स्विच ऑपरेट होगा। वरना आप पहला स्विच दबाओ, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में दूसरा स्विच दबाना होता है। तो ये क्या होता है, टू लेवल ऑपरेशन पर काम करता है। इसको क्या, इस स्विच का नाम क्या होता है, इस स्विच का नाम होता है डेडमैन स्विच। इस स्विच को डेडमैन स्विच कहते हैं। फर्स्ट स्विच है, देखो यहाँ पे आप इसमें ऑप्शन देख रहे हो, पहला स्विच ये, इसको आप प्रेस करोगे दबाओगे तो ये क्या करता है, ये रोटर और प्रेप बटन भी करते हैं। इसको या तो रोटर बोलते हैं या इसको प्रेप बटन भी बोलते हैं। प्रिपरेशन के लिए होता है, जो रोटर की प्रिपरेशन करता है, रोटर को फुल स्पीड पे घुमाने का काम करता है। और प्रिपरेशन करता है किस तरह की, जैसे ये जैसे फिलामेंट है, इस फिलामेंट को इस ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया, करंट दिया जा रहा है, इसको करंट दिया जा रहा है। तो पहला स्विच दबाओगे तो उस समय क्या होगा, इस फिलामेंट के अंदर जो करंट है वो करंट का मान बढ़ जाएगा। जो पहले जो धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही थी उसकी धारा ये इसके अंदर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। जिससे ज्यादा गर्म होगा तो थर्मियोनिक इमिशन से इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, पहला बटन उसको रोटर या प्रिपरेशन बटन या प्रेप बटन इसको बोलते हैं, जो एक्सरे ट्यूब को प्रिपेयर करता है फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, इसको एक्सपोजर के लिए इसको तैयार करता है। सेकंड स्विच है, ये एक्सपोजर और एक्सरे जो बटन कहलाता है। यानी इसको दबाने पर क्या होगा, एक्सपोजर होगा आपका, जो एक्सपोजर होगा और एक्सरे जिससे बाहर निकलेगी। अगर इनमें से एक बटन, अगर एक भी बटन दबा दूसरा नहीं दबा तो आपका एक्सपोजर नहीं होगा। तो डेडमैन स्विच कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको इसको काम करने के लिए स्प्रे को आपको पॉजिटिव जो पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव प्रेशर है वो इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। जितनी देर आपने इसको प्रेस कर रखा है उतनी देर ही एक्सपोजर आप इससे ले पाओगे। और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो एक्सपोजर क्या हो जाएगा इसका, मतलब एक्सपोजर जैसे आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सपोजर गायब हो जाएगा। अब एक्सपोजर टर्मिनेट हो जाएगा, गायब क्या, टर्मिनेशन, टर्मिनेट वर्ड से ही आप एक्सपोजर टर्मिनेट इसका हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेड मैन स्विच कहते हैं। यानी जितनी देर इस पर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जितनी देर इस पर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया हुआ है उतनी देरी क्या होगा, इससे हम एक्सपोजर ले पाएंगे, रेडिएशन इससे इमिट होगा। जैसे यहाँ पे इससे ये एक्सपोजर इमिट हो रहा है। एक्सपोजर जो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं इसके अंदर, मतलब इमिट होते हैं, वो थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस है, जो कल की क्लास में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, सेकंड क्लास होगी जो एक्सरे ट्यूब कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम थर्मियोनिक इमिशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी हम देखने वाले हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।